कई बार हम साधन को ही साध्य बना लेते हैं, रास्ते को ही मंजिल समझ लेते हैं। बहुत सी लड़कियां आज ये गलती कर रही है। बाबूजी को इतनी गंभीर बातें करते मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने उनकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश में अपनी निगाह उन पर गड़ा दी। खुद को हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनना एक सुंदर जीवन पाने के लिए चुना गया रास्ता है, मंजिल नहीं। खुद को पुरुष के बिना जीने में समर्थ साबित करके तुम पुरुष समाज से उपेक्षित होने का बदला ले रही हो, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे मेहनत में रंग भर सके और हम आपका आभारी बने रहेंगे। खिड़की का शीशा पोंछने के बाद भी बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। बस कोहरे का समुद्र और पेड़ों की छायाकृतियां। अचानक लगा ये कोहरा है या मन का अवसाद घनीभूत हो गया। कुछ धुंधलके और कुछ छायाकृतियां। क्या यही उपसंहार है एक अथक संघर्षपूर्ण जीवन का? छुट्टी का दिन है और नौकरानी घर का सारा काम करके जा चुकी है। कल माँ ने आते ही मुझे बाहों में समेट लिया था। मन में जमे संशय को आशा की तरंगे पिघलाने लगी थी। लगने लगा था कि शायद एक नए जीवन की शुरुआत हो, जिसमें मैं ढेर सारी स्नेह की अधिकारिणी बनूं। लेकिन आज वो भर्व टूट गया, ये जानते हुए कि आप आज छुट्टी का दिन है और मैं सारा दिन घर में अकेली हूँ। माँ बाबूजी सुबह सुबह बिना बताए रात तक लौटने का कहकर कहीं चले गए थे, मुझे मेरी तन्हाई के साथ अकेला छोड़कर। मैंने सोफे पर पीठ टिकाकर आंखें मूंद ली। दो आंसू आकर ओस की बूंदों की तरह ठहर गए। मैंने उन्हें पोंछने का प्रयास नहीं किया। तो क्या माँ बाबूजी मुझे अकेले की खाई से निकालने नहीं, बल्कि अपने किसी काम से आए थे? क्या जीवन का इतना लंबा अथक और अनवरत संघर्ष निरर्थक हो गया? मैं अभी भी उनके जीवन में वही स्थान रखती हूँ, एक अवांछित निरर्थक प्राणी जिस परिचित से लड़ने से सारा जीवन लगा रह दिया। आज भी वही परिचित भूत की तरह सामने खड़ी है लड़की। अवांछित, अनुपयोगी और निरर्थक है ये लड़की। होश संभालने के साथ ही अपना ये परिचय मिला था और इस परिचय से शीत युद्ध शुरू हो गया था। छोटे से शहर के अति साधारण परिवार में कुलदीप के प्रयास में हुआ तीसरा और आखिरी असफल प्रयत्न। मैं जाने कितना बार माँ को रिश्तेदारों के अकेले अटपटे से सहानुभूतिपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते सुना था कि रिद्धि और सिद्धि के होने के बाद एक और असफल प्रयास कतई नहीं करते थे, इसलिए किसी बाबा की शरण ले ली। वर्षों के पूजा पाठ के बाद पूर्ण आश्वस्त होने के बाद प्रयास किया था, पर हाय रे विधि का विधान। बचपन से ही दो ही साथी थे, एक पढ़ाई का शौक और दूसरा खुद को उपयोगी साबित करने का जुनून। मगर घर में ना पढ़ाई का माहौल था और ना ही मार्गदर्शन और साधन। माँ को कुछ तो गृहिणी के बोझ और अपोषित जीवन से असमय वृद्ध कर दिया था और कुछ 3 बेटियों की उपलब्धता ने आलसी बेटियों के विवाह की चिंता बाबूजी के व्यवहार में कंजूसी और चिड़चिड़ापन बनाकर बस गई थी। रसोई के काम दीदियों ने संभाल लिए थे और मेरे हिस्से में आए थे ऊपर के काम, जिनका ना कोई समय था और ना निश्चितता। उन पर बाबूजी का परिवार, प्रेम परिवार में किसी की शादी हो, कोई उत्साह हो या साल के जरूरी त्यौहार, हम सब बाबा के आदेश पर ट्रेन में लाद लिए जाते थे। जितने दिन घर में बीतते उतने ही दिन पढ़ाई और स्कूल का क्या होने वाला है, यह कोई देखने सुनने को तैयार ना था। लड़कियों की पढ़ाई का भी कोई मूल्य होता है क्या? उन्हें तो विवाह में बाजार में अच्छा लड़का पाने के लिए सर्टिफिकेट लेना होता है और वो तो मिल ही जाएगा। इस सोच से युद्ध करके जीते बिना पढ़ाई के लिए निश्चित दिनचर्या बनाना तथा स्कूल में नियमित रहना संभव नहीं था और इसके बिना अच्छा परीक्षा फल असंभव था। लेकिन असंभव को संभव बनाने का जुझारूपन ही तो मेरे जीवन की पूंजी थी और इसी जुझारूपन ने मुझे लड़ाकू बना दिया। लड़ाई और विद्रोह जैसे मेरे नियमित दिनचर्या के अंग हो गए थे। माँ और दीदियों से पढ़ाई छोड़कर घर का काम ना करने के लिए और बाबूजी से कभी स्कूल के दिनों में घर ना जाने के लिए, तो कभी अपनी और दीदियों की ख्वाहिशों ज़रूरतों के लिए पैसे निकलवाने के लिए। कई बार मैं जीत भी जाती, पर कई बार मेरी एक न चलती। तभी रितु मैम कक्षा अध्यापिका के रूप में मिली। अति ममतामयी और सहयोगी थी।
एक बार जब बाबा के यहाँ से लौटने पर उन्होंने अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो आत्मीयता का प्रयास बालमन फूट फूट कर रो पड़ा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और सांत्वना देने के बाद प्यार से समझाया, जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब है खुद से और सिद्धा का मतलब है सार्थकता, सिद्ध करने वाला। मेरा विश्वास और आशीर्वाद है कि तुम एक दिन अपनी सार्थकता अवश्य सिद्ध करोगी और अपने नाम स्वयं सिद्धा को चरितार्थ करोगी। मेरे जुझारूपन का प्रतिफल मेरे परीक्षा फल में दिखाई पड़ने लगा तो उपेक्षाएं सहयोग में बदलने लगी। मुझे घरेलू कार्यों में छुट्टी मिलने लगी और माँ बाबूजी हमें छोड़कर बाबा के यहाँ जाने लगे, कभी दीदियों के साथ तो कभी मैं अकेली घर पर रुक जाती। हालांकि आसान ये भी नहीं था। अकेले रुकने के दिनों में खुद खाना बनाना, सारा काम करना और अपने भीतर के डर और बाहरी हमले की संभावनाओं से जूझते हुए दिन बीतते थे। विषम माहौल में अध्ययन की दिनचर्या निश्चित करने का संघर्ष वैसा ही था जैसे कोई युद्ध के बीच अपनी हथियार तराशने के लिए समय निकालता है। रात को नींद न आती तो पढ़ने बैठ जाती और सारी सारी रात पढ़ा करती। रितु मैम ऐसे दिनों में रोज एक बार मेरा हाल जरूर पूछती। उनकी कक्षा कब की पीछे छूट गई थी, पर पढ़ाई में मार्गदर्शन देने में उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब कभी मैं अपनी परिस्थिति को लेकर मायूस होती तो मेरा आत्मबल बढ़ाते हुए कहती, ये विषम परिस्थितियां तुम्हें हर तरह से आत्मनिर्भर बनने से ईश्वरीय उपकरण है। बेटा, अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि कई बार महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता अकेले न रह सकने की आत्मनिर्भरता के अभाव में निरर्थक सिद्ध हो जाती है। इन परिस्थितियों को स्वयं को आत्मविश्वास से उक्त पूर्ण व्यक्तित्व बनाने का साधन बनाओ। दीदी को फल संरक्षण का कोर्स करने की बेहद इच्छा थी, पर बाबूजी से कहने की हिम्मत ना थी। बेटियों के विवाह के लिए जी तोड़ मेहनत करके लाखों कमाए जाने वाले बाबूजी से पढ़ाई या अन्य किसी शौक के लिए एक पाई भी निकलवा पाना हमेशा से टेढ़ी खीर थी। उनसे अगर कोई लड़ सकता था तो वो मैं थी, और कई बार लड़कर जीती भी थी। तो मोर्चा शुरू हो गया। आखिर बाबूजी को फीस देनी पड़ी। हर नतीजा ये निकला कि मेरी गणित की कोचिंग के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। शुक्र था कि ट्यूशन से गणित की कोचिंग की फीस का इंतजाम हो गया। पड़ोसी सेल आंटी के पति ज्यादातर टूर पर रहते थे। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना और बिजली का बिल इत्यादि जमा करने के लिए छोटे मोटे काम उनके लिए उतनी ही बड़ी समस्या थी जितना मेरे लिए कोचिंग जाने का साधन ढूंढना। जरूरतमंदों में अनुबंध आसानी से हो जाते थे, इसलिए मुझे उनकी पुरानी स्कूटी मिल गई और कोचिंग की समस्या खत्म हो गई। शुरू में दीदियों और माँ ने मेरा नाम लड़ाकू रखा था, जो समय के साथ बदलकर क्रांतिवीर कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि मेरी लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं है। इंटर अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर लिया, पर यह समझ में आ गया था कि ना तो मैं इतनी मेधावी हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षा बिना किसी कोचिंग के मार्गदर्शन से निकाल सकूं, और ना ही अपनी रुचि या प्रतिभा को लेकर मेरे मन में कोई स्पष्ट मार्ग है। तो चलिए आगे। तभी बड़ी दीदी की शादी में एक चाची आई। वो एक फर्म में कार्यरत थी। नौकरी करने वाली होने के कारण परिवार में उनका दबदबा था और उनके ज्ञान और मितभाषित से मैं प्रभावित थी। उन्होंने मुझे साथ ले जाकर प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग में प्रवेश दिलाया और स्नातक प्राइवेट कराने का प्रस्ताव रखा। माँ बाबूजी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। मैं चाची के साथ आई, पर जल्दी ही समझ में आ गया कि उन्हें एक विश्वसनीय मैनेजर की जरूरत थी, जिसके भरोसे बच्चों और नौकरानी को घर में छोड़ा जा सके।
यह कोई देखने सुनने को तैयार न था। लड़कियों की पढ़ाई का भी कोई मूल्य होता है क्या? उन्हें तो विवाह के बाजार में अच्छा लड़का पाने के लिए सर्टिफिकेट लेना होता है और वो तो मिल ही जाएगा। इस सोच से उद्य करके जीते बिना पढ़ाई के लिए निश्चित दिनचर्या बनाना और स्कूल में नियमित रहना संभव नहीं था और इसके बिना अच्छा परीक्षा फल असंभव ही नहीं था। लेकिन असंभव को संभव बनाने का जुझारूपन ही तो मेरे जीवन की पूंजी थी और इसी जुझारूपन ने मुझे लड़ाकू बना दिया था। लड़ाई और विद्रोह जैसी मेरी नियमित दिनचर्या के अंग हो गए थे। माँ और दीदियों से पढ़ाई छोड़कर घर का काम ना करने के लिए और बाबूजी से कभी स्कूल के दिनों में घर ना जाने के लिए तो कभी अपनी और दीदियों की ख्वाहिशों और ज़रूरतों के लिए पैसे निकलवाने के लिए। कई बार मैं जीत भी जाती पर कई बार मेरी एक ना चलती। कभी रितु मैम कक्षा अध्यापिका के रूप में मिली, अति ममतामयी और सहयोगी। एक बार जब बाबा के यहाँ से लौटने पर उन्होंने अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो आत्मीयता का प्यासा बालमन फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब है खुद से और सिद्धा का मतलब है सार्थकता सिद्ध करने वाला। मेरा विश्वास और आशीर्वाद है कि तुम एक दिन अपनी सार्थकता अवश्य सिद्ध करोगी और अपने नाम स्वयं सिद्धा को चरितार्थ करोगी। मेरे जुझारूपन का प्रतिफल मेरे परीक्षा फल में दिखाई पड़ने लगा तो अपेक्षाएं सहयोग में बदलने लगी। मुझे घरेलू कार्य में छुट्टी मिलने लगी और माँ बाबूजी हमें छोड़कर बाबा के यहाँ जाने लगे, कभी दीदियों के साथ तो कभी मैं अकेली घर पर रुक जाती थी। हालांकि आसान ये भी नहीं था। अकेले रुकने के दिनों में खुद खाना बनाना, सारा काम करना और अपने भीतर के डर और बाहरी हमले की संभावनाओं से जूझते हुए दिन बीतते। विषम माहौल में अध्ययन की दिनचर्या निश्चित करने का संघर्ष वैसा ही था जैसे कोई योद्धा युद्ध के बीच अपने हथियार तराशने के लिए समय निकालता है। रात की नींद ना आती तो पढ़ने बैठ जाती और सारी सारी रात पढ़ा करती। रितु मैम ऐसे दिनों में रोज एक बार मेरा हाल जानना जरूरी समझती थी। उनकी कक्षा कवि के पीछे छूट गई थी पर पढ़ाई में मार्गदर्शन देने में उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब कभी मैं अपनी परिस्थिति को लेकर मायूस होती वो मेरा आत्मबल बढ़ाते हुए कहती, ये विषम परिस्थिति तुम्हें हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के ईश्वरीय उपकरण है। बेटा, अनुभव के आधार पर कर रही हूँ। धीरे धीरे मैंने अकेले खुश रहना सीख लिया। अपनी अर्जित आर्थिक संपन्नता और सामाजिक समानता से अकेलेपन को भरना सीखा। माँ से फ़ोन पर बात होती तो वे रोज़ एक ही बात पूछती, शादी कब करोगी? और एक दिन मैंने उनसे कह ही दिया, मुझे शादी नहीं करनी। अगर मेरे अकेलेपन की ही चिंता है तो तुम लोग ही आ जाओ। और माँ बाबूजी आ गए पर वो कहाँ गए? अतीत की लहरों में खो गए। कब शाम हो गई थी पता ही नहीं चला। इतने में घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो माँ बाबूजी को खड़े पाया। वे बहुत थके हुए थे पर उनके चेहरों पर उत्साह था। बाबूजी ने अंदर आते ही पैटिस और पेस्ट्री का पैकेट मेरे ओर बढ़ा दिया। मुझे बहुत पसंद था। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला। बाबूजी से जाने कितनी बार झपट हुई थी मेरी। मैं चाय बनाकर लाई तो बाबूजी टेप पर कुछ कर रहे थे। आपने टेप सीख लिया बाबूजी? मैंने उत्साह से पूछा। जिसकी बेटी इतनी लायक हो गई है अपने बाबूजी को टेप खरीद कर दे सकती है तो टेप सीखने भी नहीं सकता मैं? बाबूजी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। बाबूजी और मेरी तारीफ। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तू चाय पी ले, फिर दिखाता हूँ मैंने टेप का क्या क्या उपयोग सीखा है। चाय पीने के बाद मैंने बाबूजी का टेप पर क्या काम देखा। विभिन्न मैट्रिमोनियल से छांट कर लगभग 5 लड़कों का पूरा परिचय डाउनलोड किया हुआ था। मैंने इन सब से इंट्रोड्यूस किया, अपने तरीके से क्रॉस चेक भी किया। इनके किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। तेरा बायोडेटा और फोटो इन्हें पसंद है। और देख ये लड़का, ये किसी शहर में है, उसी से मिलने गए थे हम। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी आत्मीयता से मिले। बाबूजी अपने लय में बोलते जा रहे थे और मेरा पारा चढ़ता जा रहा था। शादी शादी शादी। आखिर मैंने बात काट दी। क्यों मैं अपने द्वारा अर्जित उपलब्धियों का, अपने सुख वैभव का भोग करके अकेले खुश नहीं रह सकती? इतना कुछ पाकर भी अगर जीवन एक पुरुष के साथ का मोहताज है तो मेरे सशक्तिकरण से फायदा और
फिर आप लोग मेरे अकेलेपन के साथी क्यों नहीं बन सकते? और अगर इतनी शिक्षा और व्यवहारिकता आत्मनिर्भरता के बावजूद मन एक थक्के से दुखी पूर्वाग्रह पाल ले और समाज की गलतियों की सजाच खुद को देने लगे तो ऐसी शिक्षा का फायदा? बाबूजी ने आंखें मुझ पर गड़ा दी। तुम ठीक कहती हो बेटा, तुमने अपने नाम का चरितार्थ कर लिया। तुम्हारा जीवन पुरुष के साथ का मोहताज कतई नहीं है। बाबूजी का स्वर हमेशा की तरह ऊंचा न होकर शांत था और माँ ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया था। उनकी आंखों में पूरी बात सुन लेने का अनुरोध था। उनकी स्नेहिल तरलता ने मेरे गुस्से को आग पर जिससे पानी डाल दिया हो। मैंने सुनने लगी, लेकिन बेटा, मोहताज होने में और ज़रूरतमंद होने में फ़र्क है। सच इतना एक पक्षीय नहीं होता। तुम पुरुष के साथ के बिना भी जा सकती हो, ये तुम्हारी काबिलियत है जो सच है, लेकिन एक जीवन साथी के साथ तुम अधिक खुशी से जीवन व्यतीत करोगी, ये उस सच का दूसरा पहलू है। बेटा, अगर बात तुम्हारे अकेलेपन को भरने की है तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर हम दिन कितने दिनों के हैं? हमारी मृत्यु के बाद अकेलेपन का तीर वैसे ही कलेजे में धंस जाएगा जैसे रिद्धि के पास आने किया। मैंने रिद्धि को ये सोचकर तुमसे अलग किया कि तू इस बात का खुद ही समझ ले। मैं आज माँ बाबूजी का एक नया ही रूप देख रही थी। वो मेरे बारे में भी सोचते थे। कई बार हम साधन को ही साध्य बना लेते हैं, रास्ते को ही मंजिल समझ लेते हैं। बहुत सी लड़कियां आज ये गलती कर रही है। बाबूजी को इतनी गंभीर बातें करते मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने उनकी बातों का अर्थ समझने का कोशिश में अपनी निगाह उन पर गड़ा दी। खुद को हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना एक सुंदर जीवन पाने के लिए चुना गया रास्ता है, मंजिल नहीं। खुद को पुरुष के बिना जीने में समर्थ साबित करके तुम पुरुष समाज से उपेक्षित होने का बदला ले रही हो, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं एक कतई नहीं कर रहा कि शादी जरूरी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब क्रांति की तुम्हारे जीवन में आवश्यकता नहीं है। मेरी क्रांति वीरा माँ बाबूजी की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ठीक है तो कह रहे हैं वे, मैं खुद को एक सशक्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रमाणित कर चुकी हूँ। अब समय जंग का नहीं, जंग से अर्जित सुखों के उपभोग का था। मैंने बाबूजी के हाथों से टेप ले लिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा स्टोरी का अर्थ समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें।